दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम मित्रों को, दैनिक अंगारा के तमाम प्रशंसकों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आज हमारे साथ जो इंसान हैं, वो ना बहुत सारे अखबारों के प्रमुख संपादक रहे हैं, ना सिर्फ बहुत सारे प्रमुख अखबारों के रिपोर्टर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे काले दौर के चश्मदीद गवाह भी रहे हैं, जिस काले दौर को हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह से लिखा गया, शायद उस तरह से अगर ना लिखते तो वो काला दौर हम सब की आंखों के सामने होता। एक ऐसा काला दौर जो कि पंजाब की धरती से जुड़ा है, एक ऐसा काला दौर जो कि सप्त सिंधु की धरती से जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ अमृतसर के अंदर हुए 1984 में 1 जून से 6 जून तक के उस मिलिट्री एक्शन की, जिस मिलिट्री एक्शन के लिए भारतीय सरकार को मजबूर किया गया और भारतीय सेना ने उस वक्त पर देश बचाने के लिए एक ऐसा ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया, जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार में ना सिर्फ हमारे बहुत सारे फौजी बलिदान हुए, बल्कि उस घटना की वजह से हमारे दिलों के अंदर और हमारी धरती के अंदर एक ऐसी फूट पड़ गई थी कि वो फूट आज तक भी हम नहीं भर पाए। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के मेहमान सन्नी अरोड़ा जी का। सन्नी भाई, आपका स्वागत है। और बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी देवलोहान जी, आपने मुझे शामिल किया और क्योंकि हम लोगों ने भोगा है, जब हम बात करते हैं उस दौर की तो मेरे भी तो आँखों में आँसू निकल आते हैं। एक ऐसा दौर देखा है जिसकी हमने परिकल्पना नहीं की थी। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि बचपन से हम बड़े होंगे और सब जो हमारा बचपन और जवानी इसी चीज़ में चला जाएगा। और 1900 मैं मैं पहले तो एक बार आपका ना बातचीत शुरू करने से पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूँगा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैंने बड़े प्रयास किए। मैंने पंजाब के बहुत सारे क्रांतिवीरों से, बहुत सारे इतिहासकारों से, बहुत सारे कलाकारों से कहा कि यार इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो उसमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो आप धन्यवादी मतलब मैं धन्यवादी हूँ आपका कि आपने हिम्मत की, आपने वो जज़्बा दिखाया और आप आकर इस संवेदनशील मुद्दे पर हमारे साथ बैठे हैं। तो आपको प्रणाम है भाई साहब और बहुत-बहुत आभार है। अब मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ। 1984 में आपकी उम्र क्या थी सन्नी भाई? किस उम्र में आप उस वक़्त थे? मेरी उम्र उस वक़्त होगी कोई 14-15 साल की। और ठीक उससे है, पहले बताता हूँ, 84 से भी पहले बताता हूँ आपको मैं। हम लोग क्या कि हमारी रवायत है कि हम लोग अक्सर बैसाखी वाले दिन श्री हरिमंदिर साहिब जाते हैं। मेरे पिताजी लेके हमको जाती हैं। ये शायद 1978 की बात थी, मैं और भी छोटा होऊँगा 8-9 साल का। लेकिन मुझे वो होश याद है, मुझे वो थोड़ा-सा उस होशो-हवास में मैं बता सकता हूँ कि सबसे पहला टकराव हुआ था जब निरंकारियों से झगड़ा हुआ था। और हम लोग गुरु रामदास सराय में थे। मुझे वो एक सीन याद है कि निहंग बड़ी तेज़ी से निकल रहे थे कि वहाँ पर निरंकारियों का झगड़ा हो गया और वो शुरुआत का पहला दिन था जिस दिन इधर वाले लोगों की थोड़े से कत्ल हो गए थे, मारे गए थे। हमारे निहंग जो है वो जा रहे थे निरंकारियों से लड़ने के लिए। तो सामने वाले फ़ोर्स तैयार थे और हमारे इधर 10-12 लोग निहंग मारे गए थे। ये पहला दिन था, उसके बाद इसकी नींव पड़ी है, फिर इसको 90-80 से इसने पूरा ज़ोर पकड़ा है। तो आपका मानना है कि ये शुरुआत जो है वो निरंकारियों से हुई है। निरंकारियों के साथ इनका झगड़ा क्या है? जो ये निहंग हैं, निहंगों का क्या झगड़ा निरंकारियों के साथ? वो अपना गुरु मानते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं और पंजाब में इनका कहना है कि जो भी पगड़ी बाँधता है या वो हमारे हिसाब से चले मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु माने। तो वो उनका एक अपना एक जैसे होता है ना गुरु एक और गुरु बनाए होते हैं बीच में जैसे अपने जगह-जगह संस्थान में राधा स्वामी है या कोई और है। तो गुरु के थ्रू श्री गुरु ग्रंथ साहब के महिमा के ज्ञान पाते हैं। लेकिन वो बोलते नहीं आपने जो अलग से गुरु बनाए हैं, कुछ और भी बात कुछ स्टेटमेंट का उस टाइम पे हो गया था और ये झगड़ा हुआ। इसका तूल पकड़ा फिर वो मामला कुछ और ही जगह पे चला गया। निरंकारियों से शुरू हुआ, फिर वो सीधा हिंदुओं पर चला गया उसके बाद। 1 जून 1984 हम हुँ। बाद में इसकी बातें करेंगे। 1 जून 1984 को आप कहाँ पर थे? और आप जहाँ पर थे वहाँ का उस वक़्त पर माहौल क्या था? मैं मोगा में था, मेरा शहर मोगा है और जो कि गाँव रोडे 15 किलोमीटर है जो इनका बर्थ प्लेस है भिंडरांवाले का, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और मेरे घर के आस-पास बड़ा तनाव वाला माहौल था और मैं सब देखता था, समझता था। मैं उस समय कॉलेज में अभी एंट्री किया था शायद और मेरे सामने घर में 2 गुरुद्वारे थे, श्री कान कौर और श्री गुरुद्वारा सिंह सभा।
वहाँ के देखो क्या हुआ जब अमृतसर में इन्होंने कब्जा किया ना, वहाँ पर जाके हथियार लेकर बैठे रहे हैं, तो ऐसे 60-70 गुरुद्वारे और भी थे जहाँ पर हथियार लेकर बैठे और वहाँ पर अपने मोर्चे लगाकर बैठे रहते थे। बाहर हमारे सामने की साइड में बीएसएफ होती थी, वो अपनी बोरियाँ-वोरियाँ लगा के उनकी बंदूकें उधर होती थी और वो सामने की तरफ से बंदूकें इनकी इधर होती थी। और हमारे वहाँ कमांडेंट होते थे, शहर क्या जो एक-एक शहर है ना, वो सँभाल दिया गया था सीआरपीएफ को, बीएसएफ को, तो हमारे बीएसएफ कमांडेंट होते थे यादव साहब। तो बहुत ही मतलब वो दिलेर टाइप के लोग थे, वो घोड़े पे जाते थे। जब पूरा शहर घूमते थे ना, फ्लैग मार्च करते थे, तो घोड़े पे जाते थे, तो वो उनकी नज़र यादव साहब के पास बहुत थी कि इनका कुछ एनकाउंटर करना है या कैसे ऊपर से हमला करना है। जब ये 84 हुआ ना, ये पहली जून की कार्रवाई हुई, तो पूरे जितने भी और गुरुद्वारा थे 60-70 तो एक साथ उनके ऊपर भी एक्शन शुरू हुआ। तो हम अच्छा, मेरे घर पे जो तीसरा फ्लोर था, तो वहाँ पर आज भी गोलियों के निशान होंगे, तो वहाँ से फायरिंग होती थी और क्योंकि उनकी फायरिंग इधर आती थी और जो बीएसएफ वाले थे, उनकी फायरिंग उस साइड में जाती थी। तो ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। जैसे ही वहाँ पर वो अमृतसर में ये क्लीन हुआ, तो यहाँ तो 1-2 दिन ही लगे, शायद ज़्यादा भी नहीं लगे क्योंकि ये छोटे-छोटे गुरुद्वारे थे और लोगों 25-30 इसमें लोग थे, जो बंदूकों के साथ वहाँ बैठे हुए थे, जिनको मिलिटेंट बोलते हैं। आतंकवादी भी नहीं, अखबार वाले भी डरते थे वहाँ पर, जो पेपर वाले हैं वो भी आतंकवादी नहीं मिलिटेंट बोलते थे, खाड़कू बोला जाता था उनको। उग्रवादी। उग्रवादी तो हो गया ना, फिर तो टेररिस्ट हो गए। नहीं, खाड़कू, उग्रवादी और मिलिटेंट, आतंकवादी ये जिहादी दोनों जैसे में। आज बोल देते हैं, मुजाहिद मुजाहिद बोल देते हैं, हाँ, वैसे हाँ। कहा जाए। मोगा के अंदर उस वक़्त पर क्या माहौल था? और एक एक पर्सनल सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप सन्नी अरोड़ा हैं, आपकी गिनती किन में करते थे वो जो उस टाइम आतंकवादी थे, खालिस्तानी आतंकवादी जो थे, आपकी गिनती किन में करते थे? आपको वो सिखों में गिनते थे या आपको वो हिंदुओं में गिनते थे? नहीं, वो जो हिंदू है तो हिंदू उनको पता ही है ना? वो ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं पता कि ये सिख है, चाहे हमारा मेरा हमारे खानदान में आधे सिख होते हैं, आधे हिंदू होते हैं। पर वो मैं आपको बता दूँ कि दीवारों पर मैंने पढ़ा हुआ, लिखा हुआ जो देखा है गाँवों में कि पहले वड्डांगे मोने फिर वड्डांगे चोने। तो मोनों में तो हम ही आते, मोने मतलब उस टाइम इनको हिंदुओं को कहा जाता था, कि पहले वड्डांगे मोने फिर वड्डांगे चोने। तो इतना खौफ था कि हमारे जो मार्केट है, किसी भी अमृतसर है या कोई भी है, वो 5 बजे, साढ़े 4-5 बजे बंद हो जाती थी। उसके बाद घरों से बाहर नहीं निकलता था, बहुत रेयर लोग निकलते थे। मैं कई बार जाता था तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी, घर आ जाएगा टाइम पे। तो मैंने वो दौर देखा है 84, 85 ऐसा, फिर 89 में मैं थोड़ा-सा एक्टिव हो गया पॉलिटिक्स से और मैंने भी कहा अभी कब तक इनका बर्दाश्त करेंगे और मैंने फिर हमारे वहाँ पुरी साहब थे शिवसेना में, तो मैंने उनको जॉइन कर लिया। हालाँकि हमारे अ, अ, खानदान में, लोगों में, आस-पास रिश्तेदारों में ऐसा कुछ जज़्बा कभी हुआ नहीं है। हमारे लाले लोग जो हैं वो थोड़ा घर के अंदर ही रहते हैं, अपनी दुकान से मतलब रखते हैं। पर मुझे लगा कि यार कब तक मारे जाएँगे, कब तक एक दिन तो मरना ही है। तो फिर उनको मैंने जॉइन किया और उनके साथ मैं रहा और हम मुझे पता मेरे हमारी जीप के ऊपर उनके पास बुलेट प्रूफ जीप थी और 3 बार हमला हुआ है। तो मेरे पास भी थी राइफल 315 की कभी रहती थी, कभी एसएलआर भी मिलती थी। तो हम लोग मतलब लड़ते रहे हैं 4-5 साल फिर 92 में ये खत्म हुआ है। जब ये बेअंत सिंह आए हैं और केपीएस गिल आए हैं, उसके जब नरसिम्हा राव आया। अब सबसे बड़ी बात अच्छा। बताता हूँ आपको, शायद बहुत बड़ी बात है ये। नरसिम्हा राव ने आके खत्म किया है। ना तो इसको इंदिरा ने खत्म किया है, ना राजीव ने खत्म किया है। इसको नरसिम्हा राव ने खत्म किया है। इंदिरा और राजीव ने खालिस्तान को सिर्फ आग दे के और छोड़ दिया गया और उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने इसकी सफाई करी है और हर जितने भी बुद्धि पसंद और बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में वो सारे ये बात जानते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी बाहर निकलते थे, वो मूल रूप से आते कहाँ से थे? या ऐसा था कि पंजाब में कोई एक स्पेशल कास्ट थी, वहां से ये आतंकवादी आ रहे थे, गांव में से ही आ रहे थे, या शहर के भी बच्चे होते थे, मिक्स बच्चे होते थे, उसमें बहुत सारे जैसे रविदासिया हो गए वो भी होते थे जी, मोने भी होते थे, या कोई एक पर्टिकुलर देखिए। अब हम बात कर रहे हैं ना तो बिना लाग लपेट की बात वही होनी चाहिए ना जिसमें मेरे को भी जानने को कुछ मिले और जिसमें आप इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं, तो उस दिलेरी का हमें भी तो कुछ फायदा हो कि हमें पता लगे कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हिंदुओं की चुन-चुन कर हत्या वहां पर करी। बसों में से चुन-चुन कर हिंदुओं को उतारा जाता था और ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 दिन में पैदा हुए हैं। वो एक ट्रेनिंग सेटअप रहा होगा जो कई सालों से काम कर रहा होगा। तो वो ट्रेनिंग सेटअप दमदमी टकसाल जो था, वो किस तरह से काम कर रहा था? क्या आप एक बार हमें ये समझा पाएँगे पूरा सेटअप कि बाय फ्रॉम रूट्स टू द हुँ। एंड ऑपरेशन
ये मैं पूरा का आपको पूरा नेक्सस आतंकवादियों का काम कैसे करता था? देखो, आप कास्ट वाइज देखें तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 99.9% वो एक ही कम्युनिटी के थे, जो इसको जट कम्युनिटी कहा जाता है पंजाब में। जैसे हमारे भिंडरांवाला बराड़ थे, और जितने भी संधू, रंधावा, औलख, चीमा, बाजवा, ये सारे उन्हीं कम्युनिटी से थे। और क्या 99.9% आप कह रहे हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट जितने भी थे वो सारे के सारे जट सिख परिवारों से ही निकल कर आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है। तो वो सारे मेरे के मेरे सारे गांव के क्लासमेट अंदर से ही मेरे निकले थे। क्लासमेट थे मेरे क्लासमेट थे जो कि इस लाइन में पड़ गए, और बाद में वो शहीद हो गए। आप बोलो शहीद बोल दो, कुछ बोल दो। मेरे नहीं, हम तो क्लासमेट शहीद थे, नहीं, सारे हम ही तो जट थे। कुत्ते की मौत मारे गए कहते हैं। लेकिन पंजाब वाले शहीद कहेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ कि माहौल ही ऐसा था। हमारे तो, मैं तो बात कर रहा हूँ, पंजाब वाला तो कोई बात भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, माहौल था। और हमने आज हमने भी। हमने हम जब मैंने शिवसेना ज्वाइन की वहां पर, तो हमारा हर संडे को हम लोग क्या करते थे कि अभी अहमदगढ़ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि वहां का जो हमारा हिंदू लीडर है उसको मार दिया गया, और 4 उसके गनमैन भी मार दिए गए। तो हम वहां पर गए हैं अहमदगढ़, और अहमदगढ़ से हमारा जो कॉन्वॉय जा रहा है लुधियाना को, तो उस कॉन्वॉय में फिर अटैक हो जाता था। तो उसमें फिर 5-6 मारे जाते। तो ऐसा मतलब 3-4 महीने चलता रहा कि जिसके हम जाते थे ना भोग पे, अंतिम क्रिया पे, तो वहां फिर अटैक हो जाता था। फिर नेक्स्ट संडे फिर जाते थे। तो ऐसे-ऐसे हालात देखिए, उस हालात में जीना बड़ा मुश्किल था। और एक कम्युनिटी है, मतलब एक कम्युनिटी नहीं किया, दूसरे किसी का रोल नहीं, हम नहीं कह सकते। हाँ, 1-2, 2-4 बीच में आ ही जाते हैं, हर जगह पर हो जाते हैं, बट वो रेयर केस था। ये सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान से आ रही थी, हथियार वहाँ से आ रहे थे, पैसा वहाँ से आ रहा था। लेकिन हमारी इंदिरा जी को कुछ नहीं कहा पाकिस्तान को, ना कोई डॉज़र दिया, ना कभी वार्निंग दी, ना कभी मिसाइल फेंकने की बात की। अपने ही लोग मरवाते रहे, अपनी सीआरपीएफ मरती रही, अपनी बीएसएफ मरती रही। बस यही हाल था। अभी उस दौर का ये हाल है कि इंदिरा जी और राजीव के भरोसे रहे हैं। एक जवाब अधूरा रह गया, वो नेक्सस कहाँ से स्टार्ट होता था? बच्चे सारे के सारे मान लिया मैंने जट सिख परिवारों से आते थे, लेकिन वो नेक्सस कैसे शुरू हुआ? उन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए कैसे उनको पाकिस्तान भेजा जाता था? उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको सेलेक्ट और मोटिवेट कौन करता था? उनके हथियार, क्योंकि देखिए अगर एक आदमी गुरुद्वारे में बैठा है, 25-30 दिन से बैठा है, तो उसका खाना भी तो आ रहा होगा ना कहीं से। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरे का पूरा फूड सप्लाई बनी होगी, वो पूरे का पूरा हथियारों की सप्लाई चेन बनी होगी। तो एक बार ये पूरा कहाँ से, कौन कौन, इसका मतलब तो ये कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो उनके साथ में वहां पर आम थे। पब्लिक आम पब्लिक थी। आम पब्लिक आज भी आप देखो ना, तो चलो उस दौर का तो फिर होगा ही होगा। अगर आज भी आम लोगों की जो सिंपैथी है ना उनकी तरफ है, वो आज भी आप रील देखो, तो हथियार पकड़े हुए गुरबचन सिंह महानो चाहल, अमरीक सिंह संधू, यादविंदर सिंह जादू, है ना, कितने सारे टेररिस्ट हैं, उनके हथियारों के साथ रीलें आती हैं, बंदूकें पकड़ी हुई हैं, AK-47 पकड़ी हैं, पुराने जो मारे गए हैं, वो भी उनके साथ शेयर करते हैं, सिंपैथी रखते हैं। तो उस दौर में तो वो सिंपैथी थी, बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। बिना सिंपैथी के ये दौर नहीं चल सकता था। सिंपैथी मिली है, अपने ही लोगों की सिंपैथी मिली, गाँवों से सिंपैथी मिली है। और सरकार ने कोई भी मतलब इस बारे में जन जागरण या लोगों से मिलना, कोई बयानी कुछ ऐसा नहीं चलाया कि जिसके कारण उनको तोड़ सके, समाज से तोड़ सके। समाज और ये सारा एक ही हो गया था। एक तरफ ये लोग थे और एक तरफ हमारी कौम थी जिसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। कभी मेरे फ़ोन आता था कि मेरे दोस्त को भट्ठा है, उसका जो होता है ईंटों वाला भट्ठा, वहाँ से उसको किडनैप कर लिया गया। 50 लाख माँगते हैं, 20 लाख माँगते हैं, नहीं दिया, उसको मार दिया। कभी मैंने सुना कि नेहरू पार्क हमारे मोगा में था, तो वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मैं गया वहाँ पर, 26 मारे गए थे, 26-27 जो आरएसएस के थे। बच्चे भी 10-10 साल के बच्चे भी मार दिए। तो मैं गया वहाँ पर, और बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी। तो गेट पे लोग नारे लगाने लगे, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, क्योंकि लोगों में गुस्सा था थोड़ा-सा। और जैसे ही गेट के बाहर निकले तो वहाँ से फिर बम ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वो जाते-जाते बम रख के गए थे। फिर वो मैंने लाशें ऊपर उड़ती देखी हैं, हाथ उनके उड़ते देखे हैं। और फिर फायरिंग हुई अंदर-बाहर से मिस्टेकली, क्योंकि अंदर बीएसएफ थी, बाहर सीआरपीएफ थी, आपस में हो गई उनकी। तो बड़ी मुश्किल से ऐसे दौर देखे हैं कि मौत मतलब सामने-सामने हमारे ही रहती थी। मैं अमृतसर जाता था, हमारा बिज़नेस था, तो हमको अमृतसर से आना होता था। और 4 बजे, क्योंकि उस टाइम पे हम ऐसे नहीं जाते थे वैन, उस टाइम वैन भी शायद नहीं थी, कार-वार में नहीं जाते थे, हम लोग जाते थे बस में। और बस से ही आते थे, तो 4 बजे बस अड्डा सुनसान हो जाता था अमृतसर का। कोई भी बस अड्डा पंजाब का ना, वो 4 बजे बंद हो जाता था। और राजस्थान की जो बसें आती थी, जो हरियाणा की बसें आती थी, वो 4 बजे के बाद एंटर नहीं करती थी पंजाब में। आपको पता होगा, आप पता कर लेना। हम्म। 4 बजे के हाँ, बाद नो एंट्री थी।
ऐसा ऐसा पर खतरनाक दौर था। सन्नी भाई, 1 जून से लेके 6 जून तक, 1 जून को क्या माहौल था पंजाब में। और जो हमें मतलब हमारा तो जन्म बहुत बाद का, लेकिन जो चीजें मैंने वहां पर पंजाब में रह के जानी है कि 6 जून को जब तक थोड़ा सा हाइप पर गया था, तो पंजाब के गांव में से लोग उठ उठ कर आने शुरू हो चुके थे कि चलो, और ये तो पूरे का पूरा पंथ के ऊपर, हमारे धर्म जो हमारा मत है, मत के ऊपर आक्रमण है। लेकिन उन्हीं लोगों ने कभी भी, क्या ये जैसे जिस तरह से एक फिरौतियों का एक पूरा का पूरा नेक्सस चलाया गया, हत्याओं का एक पूरे का पूरा सिलसिला चला, उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने उस 6 तारीख को तो तख्तियां उठा ली थी कि चलो हमारे मत के ऊपर, हमारे पंथ के ऊपर ये आक्रमण है, क्या उन्होंने कभी इस चीज का भी विरोध किया कि यार ये जो व्यापारी है ये भी तो मेरा ही आदमी है, ये जो बसों में से आदमी उतार कर मारे जा रहे हैं, ये तो बम लगा लगा कर आदमी मारे जा रहे हैं, ये मेरे ही आदमी है। ये आदमी आदमी में डिफरेंस कैसे कर दिया? सिख सिख में ही डिफरेंस हो गया था। बिल्कुल, सिख-सिख में भी डिफरेंस था। कुछ सिख थे जो लॉयल थे नेशन की तरफ, देश के प्रति लॉयल थे, हिंदुओं से उनको प्यार था। वो बस चुप थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, किया कुछ नहीं उन्होंने, हाँ, सिम्पैथी ज़रूर रखी होगी, किया कुछ नहीं है। करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे घर के सामने एक घर था हमारे जट सिख का, बड़े वेल एजुकेटेड, जिनके सारी फैमिली जो है कनाडा, अमेरिका में है, सारे टॉप के मतलब अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं। और जब ये 6 जून को पता चला कि संत भिंडरांवाले की डेथ हो गई है, तो वो हमारे घर में आई और उसने बताया कि नहीं, डेथ नहीं हुई है, क्योंकि हमें बताया गया था कि संत जी कहकर गए थे एक ऐसी शीशी पड़ी हुई है, व्हाइट कलर की, जब वो लाल हो जाएगी तो समझ जाना कि डेथ हो गई है मेरी, अभी तक वो व्हाइट ही है। तो मतलब वेल एजुकेटेड जो ब्यूरोक्रेट्स इन पंजाब में थे, जो बड़े-बड़े एसडीएम थे, उनकी फैमिलियाँ भिंडरेवाला बता रही। जैसे गद्दार को संत कैसे कहा जा सकता? संत कहा जाता है क्योंकि उनकी कम्युनिटी है भई, वो संत कहती फिर है, तो क्योंकि उनको औरंगजेब पहली बार, फिर तो पहली औरंगजेब बार ऐसा फिर तो बंदा मिला। सबसे बड़ा संत तो औरंगजेब हो गया। फिर हाँ, तो वो तो उससे भी है, बड़ा कहते हैं ना, मुसलमान कहते ही वली, मोहम्मद उसको गोरी हो वली गया, मानते उससे ही भी हैं। बड़ा संत। वली वली मानते ही है ना औरंगजेब को लोग। औरंगजेब के बारे में बुरा कम थोड़ा से कम सुनते हैं हमारी मुसलमान। हमारी 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 शब्दावली में कहीं पर भी ये संत नहीं ठहरते। ये जो टेररिस्ट थे, खालिस्तानी टेररिस्ट, इनका हुँ, महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार रहता था? क्योंकि जब भी वहां की रिपोर्ट्स हम स्टडी करते हैं पंजाब की उन दिनों की, तो रेप के बहुत तगड़े मामले आए, लेकिन वो रेप के मामले सामने नहीं आने दिए जाते थे, और सामने आ भी जाते थे तो पंजाब पुलिस का जो बिहेवियर उन दिनों का था, वो बिहेवियर एक बायस्ड बिहेवियर नजर आता है। हुँ। तो इसमें कितनी सच्चाइयां हैं उन्हीं टेररिस्ट का, जो लोगों को बम लगा लगा के उड़ा रहे थे, महिलाओं के प्रति क्या बर्ताव था? नहीं, 90 जो है ना, 90 1990 से पहले जो पंजाब पुलिस और थी, उसके बाद कुछ और हो गई। जैसे ही ये इंदिरा राजीव का टाइम था, तो पंजाब पुलिस कमज़ोर थी, डरी हुई थी और मिली हुई थी, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन 90 के बाद उसको फिर सारा किया गया, रिवैम्प किया गया, जिसमें सिद्धार्थ शंकर रे भी गवर्नर बन के आए थे, फिर वो किया गया। लेकिन उससे पहले तो पंजाब पुलिस किसी काम की नहीं थी। और जो आपने अगर पोस्टर देखा होगा, तो जिसको बार-बार दिखाया जाता है कि वहाँ पर हरिमंदर साहब में आर्मी भेजो, ये अडवाणी साहब माँग कर रहे हैं। हम्म। ऐसा हाँ, नहीं उस था, वो पर हम बात सीमावर्ती करेंगे। जिले थे। हाँ, सीमावर्ती जिले थे, उसके लिए था। बाकी जो है, ये तो देखो, ये आपराधिक माइंडसेट के लोग होते हैं और किसी भी घर में घुस जाते थे, वहाँ पर वो रात रहते थे, सुबह निकल जाते थे। वो तो लेटेस्ट स्टेजेस में ऐसा होने लगा। 87, 88, 89 में ऐसी घटनाएँ बहुत बढ़ गई। इसके बाद लोग खुद परेशान हो गए थे इनसे। लेकिन उससे पहले तो हमने ऐसा नहीं सुना, 86, 85 में, 84, 82। कई कहते हैं ना कि 84 हुआ, श्री हरिमंदर साहब पर अटैक हुआ, उसके बाद खालिस्तान वाले और भी हो गए, खालिस्तान कमांडो फोर्स या लिबरेशन फोर्स। ऐसा नहीं है, 84 के पहले भी वो अटैक करते रहे हैं। 84 के पहले भी 83 में, 82 में, 81 में कई जगह पर हिंदुओं पर अटैक हुए हैं। और ये एक मूवमेंट थी, ये एक्चुअली क्या कि ये ना गुड्डों की तरह काम करते हैं, जो आईएसआई करवा रही थी सारा। ये मतलब कह सकते हैं कि इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है। आईएसआई ने बोला कि तुमको इनको मारना है। और फिर तुमको अपना मुल्क लेना, खालिस्तान लेना, और मारना शुरू कर दिया। ज़रा भी नहीं सोचा कि ये लोग कौन हैं, सदियों से हम इनके साथ रहते हैं, ये हमारा वही रिश्ते हैं, कोई अलग नहीं है। इन्होंने हमारे गुरु पर कोई अत्याचार नहीं किए, ना हमने किए, ना इन्होंने किए। हालाँकि ये लोग बाद में जुड़े हैं गुरुओं से, लेकिन अपने आप को गुरु का वारिस बता दिया कि हम असली वारिस हैं और आप नकली हो।
मैं ननकाना साहब का हूँ, हमारे जो पूर्वज हैं ननकाना साहब के हैं और वहां पर मुझे लगता है वो हजारों सालों से रहते होंगे, तो हमारा तो गुरुओं से एक बहुत क्लोजली नाता रहा। पर बिल्कुल। हमको ऐसा बताया गया कि आप नहीं हो, आप हिंदू हो, आप बोधी वाले हो, है ना? ऐसा भिंडरावाला बोलता था कि बोधी राम, ऐसा मतलब इंसल्टेड लैंग्वेज बोलना बड़ा, क्योंकि पंजाब के हिंदू को तो ऐसे मरी हुई कौम समझ लिया था कि मच्छर जैसे होते हैं, भेड़ें होती हैं, तो ऐसे ऐसे हालात बना दिए थे। मेरे सवाल है ना बढ़ते जा रहे हैं और ये ना बहुत ही एक मतलब एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में कम से कम हर हरियाणवी को तो पता होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त पर पंजाब भी हरियाणा की ही धरती रहा है, उसी हुँ, सप्त सिंधु की धरती रहा है, उसी कुरुक्षेत्र की धरती रहा है, जो आज यहाँ पर व्यापक है। एक हुँ, बात हम सुनते हैं कि भिंडरेवाला बहुत महान था, बहुत संत था, लेकिन जैसे ही हम ऑपरेशन ब्लू स्टार्स की फाइल्स पढ़ते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइल में लिखा गया है कि वहां से सैकड़ों लड़कियां जो कि निवस्त्र थी, जो कि नंगी हुँ, थी, उन लड़कियों को वहां से अंदर से छुड़वाया गया, उनको कपड़े तक पहनने नहीं दिए गए थे, क्योंकि वहां पर जो आतंकवादी अंदर बैठे थे वो हर मिनट, हर पल, हर लम्हा उनके साथ शारीरिक आ रहे थे। धर्म जैसे पवित्र स्थान पर गूं और मूत की भरी हुई बाल्टियां मिली थी, क्योंकि वो फ्रेश होने के लिए बाहर तो नहीं जा पा रहे थे, तो वो अंदर ही अपने सब कुछ कर रहे थे। कॉन्डोम्स बहुत सारे मिले थे वहां पर। उन लड़कियों की जो हालत मिली थी, उस हालत के बारे में बहुत सारी बातें नहीं की जाती। तो आप उस वक्त पर ठीक ठाक, आपका नॉलेज भी ठीक ठाक था, आप उस वक्त पर मौजूद भी थे। इस बात के बारे में आप क्या बताएंगे, इस बात की सच्चाई क्या? देखो, ये कुछ बातें तो छिपाई जाती हैं, कुछ नहीं बताने की होती ना योग्य कि ऐसे धार्मिक स्थान पर ऐसा कुछ हुआ, तो हम लोग खुद ही अवॉइड कर देते हैं कि किसी ने भी किया हो, जैसे वो किसी राक्षस ने भी ऐसा किया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ना ही बताया जाए। क्योंकि अंदर वो बैठे हैं, अगर कोई इंसान आतंकवादी हथियार लेकर अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी मंशा तो हो गई ना, वो राक्षस ही है, वो किलिंग के लिए निकलता है। बेकसूर लोगों को मारने के लिए वहां से पर्चियां निकलती थी कि आज उसको मारना, आज उसको मारना। तो ये तो फिर छोटी बात है, ये तो भी जिंदगी का हिस्सा है। जो आप बता रहे हो कि वहां पर वो लड़कियां भी थी, जिसने अपनी पवित्रता, जो हमारा पवित्र स्थान है गुरु साहब ने बसाया हुआ, उसको नहीं छोड़ा, तो फिर आम इंसान के लिए, आम लड़की के लिए क्या फीलिंग होगी? आप समझ ही सकते हो इसके बारे में, तो आप खुद ही अंडरस्टूड कर लो कि क्या क्या उन्होंने किया था वहां पर, अगर हमारा पवित्र स्थान नहीं छोड़ा। क्या पंजाब का आदमी इतना मूर्ख हो सकता है कि 3/4 पंजाब पाकिस्तान को देने के बाद भी, 3/4 पंजाब पाकिस्तान भारत से काटने के बाद भी, जब हम्म, 3/4 हमारे पास तो आज 1/4 ही हिस्सा बचा है ना भारत के पास, तो बिल्कुल, तीन बिल्कुल। चौथाई तो आप पहले ही हमसे ले चुके हैं। तो हम्म, वहां पर जिस वक्त पर 1947 में बंटवारा हुआ, उस हम्म, बंटवारे में वहां पर लगभग 22 से 23% जट सिख जाति वहां पर रह गई थी। आज वहां हम्म। पर एक भी जट सिख नहीं है, वो जितने भी जट सिख थे सारे के सारे अपने मूल धर्म में जा चुके हैं। तो ये इतनी मूर्खता कहाँ से आ जाती है कि आप इस 1/4 को और काट देना चाहते हो? आप क्या 3/4 को देखकर सबक नहीं सीखे? क्या वहां पर पंजाबियों के साथ में जो व्यवहार हुआ था, जिस तरह से सदन काट-काट के औरतें यहाँ पर भेजी गई थी, जिस तरह से रेल काट-काट के और यहाँ पे लाशें भेजी गई थी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो खबरें सुन-सुन के, वो कहानियाँ याद कर-कर के। क्या 1984 में इनके एक की भी वो घटनाएँ याद नहीं आई कि यार क्या व्यवहार किया था और ये फिर से जाके उनकी गोदी में बैठ गए? इतना मूर्ख पंजाबी कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता सर? है। कैसे नहीं हो सकता? आपके सामने ही है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं। ये इतिहास है, ये फैक्ट है कि हमारा जो है 80% पंजाब है, वो उन्होंने ले लिया। उन्होंने ले नहीं लिया। हम लोग, जो हमारा ब्लड है, ये मुसलमान बन गए। हम ही लोग मुसलमान बन गए पंजाबी। लिया नहीं है, हम लोगों ने खुद लिया, हम मुसलमान बने। फिर हमने खुद ही लिया और जो नॉन नहीं बने थे उनको निकाला। हमारी कौम ऐसी निकली है नौहान साहब, कि हमारी ऐसी वाहिद बहादुर कौम निकली है कि जो 80% मुसलमान बनी है। हम इसलिए हमको बहादुर मार्शल कौम कहा जाता है। और पूरे देश में अगर सोचो कि आप, ये जो पाकिस्तान ही मुसीबत डाल के बैठा हुआ ना, या इस्लाम ही बड़ी मुसीबत काफ़ी देर से बना हुआ है। तो पूरे देश में जो आज और आज से 2 400 500 साल पहले जो मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, उसके लिए भई एक्चुअली में हम लोग ही ज़िम्मेवार हैं, जो बड़ी तादाद में मुसलमान बने हैं। हमारे बड़ी तादाद में, ऐसी तादाद आप किसी भी कम्युनिटी में देख लो,
आपको इतनी फास्ट तेजी से मुसलमान बनने वाली कौम कोई नहीं देखी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये ऐसा ही था, हमारा सिस्टम ही ऐसा था कि हमको पीरों फ़कीरों में फँसा दिया गया कि आप पीर आए हैं, ये बाबा आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई अत्याचार भी हुए होंगे, पर उनकी गिनती कम थी। पर पीरों फ़कीरों ने बड़ा धर्मांतरण किया है, और जिसके कारण बड़ी कम्युनिटी है जो तेजी से मुसलमान बनी है, जिसमें जट कम्युनिटी हुई है, राजपूत भी हुई हैं, हमारे अरोड़ा खत्री सारे हुए हैं। और एक बड़ी बात बताता हूँ कि हमारे जो नीचे शेड्यूल कास्ट वाले भाई थे, पिछड़ी श्रेणी वाले, वो कम बने हैं। हम्म। तो प्रचार क्या किया जाता है कि मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, इसलिए मुसलमान बन गए। तो अब क्या राजपूतों को, जट्टों को, क्षत्रियों को, ये दलित लोग मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, इसलिए हम लोग मुसलमान बन गए हैं। कहानी तो ये है कि हम बहुत लाइलग लोग हैं। लाइलग मतलब बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, और ऐसी कम्युनिटी कमजोर कम्युनिटी है, पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाती है। तो हम पूरे देश के लिए मुसीबत बन गए हैं। आप चाहे हमें मार्शल कौम कही जाओ, पाकिस्तान बनाकर हमने पूरे इस एरिया में, पूरे खित्ते में एक बड़ा ट्रबल पैदा किया हुआ है। हमारे ही लोग हैं वो। मैं आपकी भूरी-भूरी प्रशंसा करूँगा सन्नी भाई, कि आप इस बात को मानने वाले पहले पंजाबी मेरे को मिले, जो कहता है कि पाकिस्तान नाम की चिड़िया को पैदा भी पंजाब ने किया, और यही सच्चाई है। यही पंजाब फैक्ट। पाकिस्तान के 4 सूबों में खैबर पख्तून है, सिंध है, और उनका पंजाब है, और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। इन चारों में से 3, ना तो सिंध खुद को पाकिस्तान मानता, ना खैबर पख्तून मानता, और ना बलूचिस्तान मानता। बलूचिस्तान पर मात्र तो और कब्जा मात्र किया है। बलूचिस्तान तो हिस्सा ही हाँ, नहीं था पाकिस्तान का। मात्र और मात्र पंजाब ही तो है जो खुद को पाकिस्तान मानता है, जो वहां की सेना के ऊपर कब्जा करके बैठा है, जो वहां के संसाधनों के ऊपर कब्जा करके बैठा है। वहां की सेना के अंदर आज भी पंजाबी सारे। 90% पंजाबी ही है, और उन पंजाबियों में भी मुख्य जो बड़ी संख्या में है वो जट सिख हैं। तो ये जट सिख जो है, ये जट सिख किस मायने में आकर यहाँ पर कहते हैं कि देखते क्या होता है ये मार्शल कौम। अरे तुम अपनी खुद की धरती नहीं बचा पाई यार, काहे के मार्शल कौम हो यार तुम। और क्या नहीं, मार्शल, क्या मार्शल, तुमसे मार्शल है, मार्शल पर तो, वो सर वो मार्शल है, पर मार्शल इस वक्त पाकिस्तान में है सारे। लेकिन तुमसे ज्यादा मार्शल तो ये रविदासिये हैं, जो जितने ज्यादा जुल्म बनेंगे। होने के बाद भी आज भी गुरु रविदास के चरणों में बैठे हैं। तुम बने काहे नहीं, के मुस्लिम मार्शल भी हो। नहीं है। सही बात। तुम आज के दिन पंजाब में, मैं जब भी जाता हूँ और मेरे को बड़े दर्द होता है, मैं हरियाणा के किसी भी शहर के अस्पताल में जाता हूँ, जितने भी अस्पताल हमारे पंजाब के अड़ोस पड़ोस में लगते हैं, चाहे वो कैथल के अंदर हो, चाहे वो अंबाड़े के अंदर हो, चाहे वो हिसार के अंदर हो, सिरसे के अंदर हो, वहां पर पंजाब के इतने भारी लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। एक अस्पताल नहीं बना पा रहे हो पंजाब के लोग, क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि छठी क्लास में होते ही पंजाब के बच्चे का एक ही सपना हो जाता है, असि कनेडा जाना है। वो हाँ। चाहता ही नहीं कि मैं डॉक्टर बन कनाडा जाऊं, मैं क्यों जाना है? इंजीनियर बन। कनाडा क्यों जाना है? मैं आपको बताता हूँ कनाडा क्यों जाना है। क्योंकि देखो, पंजाब जब 47 में देश आजाद हुआ तो पंजाब अच्छा भला स्टेट था। ऐसा नहीं था कि सबसे अच्छी स्टेट था। हम्म। आस-पास आप कहीं भी आप इसको कंपैरिज़न करोगे। लेकिन हमको आदत है कि हमको पहले तो हमने मुसलमान बन के पाकिस्तान ले लिया। फिर उसके बाद आदत है कि अभी जो-जो बचा हुआ है इसमें भी थोड़ा विघन डाल दें, खराब कर दें। जब से ये 1966 में हम पंजाब इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब अलग से एक स्टेट बना, तो उसके बाद इसकी बर्बादी शुरू हो गई है। क्योंकि लिया भी खुद है। आज ये पता क्या बोलते हैं कि बिल्कुल। हमको अलग कर दिया गया। आप जनरल हमें तो पढ़ो इनका, यही बोलते हैं कि हमें तो हमको अलग कर दिया गया। हमें तो वो फैक्ट क्या है याद है कि ना, हाँ, हमें तो आर्य समाजियों का वो आंदोलन भी याद है, 66 दिन तक भूखे रहे थे यहाँ पे हमारे एक दादा, कि हमें पंजाब से अलग मत करो। और जबकि हरियाणा को पंजाब के साथ सजा के तौर पे जोड़ा गया था 1857 में, कि भाई तुम्हें सजा देंगे। और पंजाब का, हरियाणा को पंजाब का मरुस्थल बोला जाता था। यहाँ की जितनी फंडिंग थी, यहाँ की सारी फंडिंग निचोड़ के वहां पर दी जाती थी। यहाँ पे स्कूल के नाम पर पैसा नहीं दिया जाता था, इरिगेशन के नाम पे पैसा नहीं दिया जाता था। उसके बावजूद सिर्फ हिंदुस्तान को एक रखने के लिए मेरे बुजुर्गों ने भूख हड़ताल तक की थी, कि भाई हमें अलग से नहीं चाहिए, हम इनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमें पता था कि जैसे ही ये अलग होंगे ये देश तोड़ने की बातें करेंगे। और ये एक, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा था कि 1966 में अलग कर लो, उसके बाद धीरे 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 तुम अलग देश की ही मांग करना शुरू कर देना। ये जो शरारती माइंड के बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी पहले तो वो बड़ा काम करके आए हैं, बड़ा सारा वो पाकिस्तान बना के आए हैं। इधर आते ही एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी करते हैं। और
देखो, खालिस्तान का तो कुछ होना ही नहीं है। खालिस्तान ऐसा है कि खालिस्तान का नाम है। ये खालिस्तान तो 2 महीने भी टिकना नहीं है। ये सारे हाँ, सलवारें पहन के घूम रहे होंगे। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा अगर सपोज़, वैसे तो कोई चांस ही नहीं है। सपोज़ आप सपने में भी सोच लो, तो खालिस्तान बन गया। तो आप तीसरे महीने देख लेना, ये सब सलवारें पहन के पाकिस्तान के साथ लाहौर से अमृतसर ट्रेन जा रही होगी, लाहौर वहाँ पर सारी आबादी इधर आ जाएगी। खत्म हो जाएँगे जैसे वहाँ खत्म हुए हैं। तो जितने कुछ गुरु लोगों का घर, ना माइंडसेट होता है पंगे लेने का, इसके झगड़ा साथ करने में एक का। कुछ चीज लोग शांत होते हैं, कुछ लोग होते हैं झगड़ालू। तो इसके साथ में झगड़ालू एक जो चीज और जोड़िए सन्नी भाई, इसके साथ में एक चीज और जोड़िए कि ये जब तीसरे महीने पेटीकोट उतार के सलवार पहन रहे होंगे, तो जितने गुरु घर हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, हर गुरु घर को मस्जिद घोषित कर दिया जाएगा। कोई गुरु यही घर नहीं बचेगा यहाँ पे। तो उनको परवाह भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारी परवाह है इसके बारे में। आप सोचते हो जब वो बन ही जाएँगे, सलवारें पहन लेंगे तो उनको कौन-सी परवाह है? ऐसा भी नहीं है। मैं इतिहास की बातें करूँगा तो बहुत खतरनाक बातें छिपी हुई हैं इतिहास में, वो बाद में कभी करेंगे भी क्या-क्या इतिहास के लिए किया था और क्या-क्या कहानियाँ बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया कुछ नहीं था। बात आज की करते हैं कि भई इन्होंने 66 में अपना स्टेट ले लिया। उसके बाद आप लगातार पंजाब की बर्बादी देखो कैसे तेज़ी से बर्बादी बिल्कुल हुई लगा। है। आज ऐसा स्टेट बन गया कि अच्छा 80 में फिर बिना बात के आतंकवाद फैला दिया। पहले तो 66 में लग लिया कि हमको अलग करो, हो गया अलग। अलग होने के बाद मसला ही कुछ और भी हमारा आनंदपुर का मता है, पानी नहीं देना, ये नहीं देना। पानी के झगड़े में तुम लोग जान ले लोगे हिंदुओं की, कत्ल करोगे लाइनों में खड़े करके। ये कौन सा आंदोलन कर रहे हो यार? झगड़ा करना सरकार से करो आप जाके। ये थोड़ा कि तुम मेरे बसों दो से निकाल के हिंदुओं को मारना शुरू कर दोगे। मेरे दो सवाल। पहला सवाल तो मेरा ये है कि पंजाब के पास पानी है कहाँ पर? पंजाब के पास खुद के ग्लेशियर हैं? नहीं है। पंजाब के पास खुद का कोई ऐसा है कि नदी ही हमारे यहाँ से फूट रही है? नहीं है। तो ये पानी नहीं देंगे, पानी हमारा है। पिछले दिनों में मैंने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 1 लाख करोड़ रुपए कह रहे हैं कि मैं राजस्थान से लूंगा। क्यों? क्योंकि पानी जा रहा है, साडा पानी है। भाई अगर ये साडा पानी वाली जो सोच है, जे हिमाचल प्रदेश आपको बिल भेजने लग जाए, जम्मू कश्मीर का जो इस टाइम पर सेंटर ऑन जो स्टेट्स हैं, वो आपको बिल भेजने ले जाए, घर से लेके आए थे क्या पानी? तो मेरी ये जी। सोच, मेरा सवाल एक बार आप समझ लीजिए, ये हुँ। सोच पंजाब के अंदर आती कहां से है? क्योंकि ये तो बेहद मूर्खाना बात है कि तेरी धरती के ऊपर से ही तो जा रहा है, तो तेरा थोड़े ना हो गया पानी। लेकिन वही ये पानी जब पाकिस्तान में जाता है तो तुम खुश हो जाते हो, तुम उस टाइम सवाल नहीं उठाते। तो ये पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है इनने? और खास करके जट सिखों के बारे में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि पंजाब के ऊपर आज अनाधिकृत रूप से अगर किसी का कब्जा है तो उन्हीं का कब्जा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब से 66 जब से पंजाब बना है, आपने लगातार देखो, वहाँ जट सरकारें बनी, जट मुख्यमंत्री बने। दूसरे को तो आने नहीं देते। ये आपने एक वर्ड किया है, यूज़ किया मूर्खाना, अभी इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? मोदी साहब ने कहा कि जो सिंधु है, वो पानी सिंधु नदी का पानी हम इधर मोड़ेंगे, ब्यास में डालेंगे, चिनाब में डालेंगे, जो भी रावी में डालेंगे, राजस्थान को देंगे, पंजाब को देंगे, हरियाणा को देंगे। इस पर भी उनको टेंशन है। हाँ। पंजाब को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा, जो पाकिस्तान पानी हमारा जा रहा है, इस पर भी किसी ने स्वागत नहीं किया, उल्टा विरोध किया है। आप सोचो भी इससे ज़्यादा जहालियत कहाँ मिलेगी मेरे को? एक और मेरा सवाल है सन्नी भाई, जट सिखों का तो समझ में आता है कि भाई जट सिखों को तो जमीन के ऊपर कब्जा करना है, बहुत मोटी जमीन है गुरुद्वारों के पास है, वो गुरुद्वारों पर कब्जा करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये पंथ बनाने वाले तो हमारे क्षत्रिय थे। आज मैं हुँ, देखता हूँ कि बहुत सारे मेरे जो क्षत्रिय साथी हैं, वो भी खालिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो भी अपने बढ़ा बढ़ा के बाल, और वो भी कह रहे हैं कि हाँ खालिस्तान सही है। संत भिंडरे वाला, एक गू भिंडरे वाला, थू भिंडरे वाला को मेरे वो साथी भी जो क्षत्रिय हैं, जिसको कि खत्री परिवारों में भी हम कहते हैं, वो खत्री परिवारों के लोग भी संत भिंडरे वाला, गू भिंडरे वाला था वो यार। जिस आदमी ने हरिमंदिर जैसे पवित्र जगह के ऊपर कुकर्म किए, बलात्कार किए, उस आदमी को तुम संत कह रहे हो? तो ये क्या खत्री भी इस टाइम पे इतने मूर्ख हो चुके हैं? ये नहीं उतने परसेंटेज नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि वो 99% है, तो इधर वैसे भी आज जट सिखों में बोलोगे तो 80% है जो मतलब इस मूवमेंट के साथ जाने को तैयार है। 80% 70% कह सकते हैं। लेकिन क्षत्रिय जो है ना, क्षत्रिय सिख भी है, उनमें इतनी तादाद नहीं है। 30 टू 40% हो गए जो उनके उनसे सहमत होंगे। 60 के आस-पास वो नहीं सहमत है। ये माहौल का फ़र्क पड़ता है। आप जिस माहौल में रहते हो,
इंसान वैसा ही हो जाता है। कुछ लोगों को पता ही है, जो कौम सिर्फ सन मुसलमान बन के आई है, तो उस कौम के पास क्या पड़ा होगा अंदर, तो आपको पता ही खोपड़ी में क्या रखा हुआ। तो बहुत जल्दी हमने इतने जुल्म सहे हैं, गुरुओं ने अत्याचार सहे हैं, बंद-बंद कटे हैं, चरखड़ियों पर चढ़े हैं। ना ये कहते थे हम चरखड़ियों पर चढ़ाया किन्होंने है, कुछ नहीं पता। फिर से एक और मुसीबत के लिए तैयारी कर रहे हैं, खालिस्तान लेना है। खालिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। मैं कब से बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान की माँग कर रहे हैं, ये खालिस्तान की माँग नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में। खालिस्तान तो जिंदा भी नहीं रहना है। पानी के लिए आप बता रहे हो, पानी की बात कर लेते हैं कि आपने उस बात छेड़ी थी कि ये पानी पंजाब का पानी नहीं है। ये क्या कहते हैं कि रिपेरियन स्टेट का लॉ है ऐसा कोई, कि जो फर्स्ट स्टेट है वो उसका ऑनर है पानी का। इनके जो बार-बार जो सोशल मीडिया पे आते हैं कि इनका ऐसा एक लॉ है रिपेरियन स्टेट का, है ना? फर्स्ट स्टेट उसका जो हक बनता है उसका, ये कहते हैं। मैं कहता हूँ सपोज़ पानी आता है अपना मंडी से आता है या नंगल में आता है। नंगल से पहले एक और स्टेट बना के पानी इधर से नालागढ़ से हरियाणा को दे देंगे तो क्या कर लेंगे? एक और स्टेट बन जाए तो वो स्टेट पहले बन जाएगी। एक छोटी-सी स्टेट बना दी जाए तो इनका रिपेरियन लॉ भी खत्म हो जाएगा। मतलब मानते नहीं है कि ये पानी हमारा नहीं है, पानी हिमाचल का। हिमाचल के एक बंदे ने आज तक कभी मतलब ये कहा नहीं है कि मेरा पानी पंजाब को जा रहा है, मेरा हरियाणा को पानी जा रहा है, सबका है, पानी नहीं भगवान किसी का ने है। हिमाचल वाले का मुझे एक बंदा दिखा दो नहीं कभी कहते, कहा हो। कहीं सुना आपने? नहीं, नहीं। ये पता नहीं कौन-सी प्रवृत्ति है कि इतनी फुकरी, इतना अहंकार किस बात का है, समझ से परे है हमारे, समझ से परे है। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, वो भी तुम्हारी हो गई है। वखरी कौम है ना, वखरी कौम असी वख एक तो मेरे को ये मैं पंजाब में रहा हूँ। मैंने हुँ, अपने 2 साल पंजाब में लगाए थे, जिन दिनों मैं एमबीए करता था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से। तो मैं हुँ, उन दिनों एचएसआरए जो महिरा मार्केट जालंधर में एचएसआरए हॉल है, जिसको हुँ, यादगार हॉल भी कहा जाता है। तो उन दिनों मैं वहाँ पर कंटिन्यू जाता था और मैं थिएटर करता था, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट खालिस्तानियों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन दिनों भी मैं उनसे ही बात करता था, मैं कह रहा कोई ऐसा काम तो बता दो जो तुमने वखरा किया हो। हुँ, क्या मानते हो? और मात्र तुम्हारा इतिहास कहाँ कहाँ से शुरू होता है? पंजाब का जो नामकरण है वो अकबर ने किया। उससे पहले तो पंजाब शब्द ही नहीं था। पंजाब का जो इलाका है उसको सूबा ए लाहौर कहा जाता था। तो वाह! सूबा ए लाहौर से पहले जब आप जाओगे तो आपकी पूरी की पूरी धरती को कुरुक्षेत्र ही धरती ही बोला जाता था और सप्त सिंधु का ही आप एक हिस्सा हुँ, रहे थे। तो पंजाब को बनाने वाला अकबर, अकबर की मान के तुम वखरे कैसे हो गए? ऐसा कौन-सा युद्ध हमारे माननीय गुरु थे, हमारे सम्मानीय गुरु थे, हमारे एक गुरु का नाम बता दो जिसको आप बचा पाए हो? जिस गुरु को भी आप लेकर गए दिल्ली के अंदर, वो गुरु को आप जिंदा वापस नहीं ला पाए और मैं क्षमा के साथ ये बात कहता हूँ कि वो कमजोरी आपकी कमजोरी थी। आप दिल्ली लेके जा रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप उनको दिल्ली वापस भेजना ही अमृतसर नहीं तक चाहिए था। लेके आए। मार्शल कौम है तो दिल्ली भेजने भेजने में भी हिम्मत भेजने कैसे क्यों हुई है? दिल्ली बुलाने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई दिल्ली बुलाने की? बिल्कुल सही और बात दिक है। वो रोहतक और दिक रोहतक के दिल अंदर हमारे स्थलबोर का मठ है। हमारे यहाँ पे कितने सारे बाबे थे, हमारे किसी बाबे को तो नहीं बुला पाए वो। हमारा दिल्ली के लाल किले से मात्र 10 किलोमीटर दूर नांगलोई गाँव है, जाटों के 500 गाँव हैं। वहीं पड़ोस-पड़ोस में गुर्जरों के इतने सारे गाँव हैं। कभी किसी मुगले की हिम्मत नहीं हुई कि उन गुर्जरों के गाँव की तरफ उँगली कर दे, उन जाटों के गाँव की तरफ उँगली कर दे। कभी वो सेना जींद की तरफ आ जाए, कभी वो सेना भिवानी की तरफ आ जाए, कभी वो सेना रोहतक की तरफ आ जाए। तो ऐसा क्या था भाई कि वो सेना अमृतसर के ऊपर हर तीसरे दिन जाके और हंगामा करती रहती थी? कोई तो कमी देखो थी मैं ना। लोहान साहब मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे किसी कम्युनिटी की आप देख लो, मराठा से लेके जाट देख लो, राजपूत देख लो या इधर और बुंदेलखंड साइड देख लो, कभी कोई धर्म गुरु लड़ा है मुगलों से? कौम नहीं, खुद लड़ी है। खुद मराठे खुद खुद लड़े, लोग लड़े हैं। राजपूत लड़े, जाट खुद लड़े हैं। को धर्मगुरु भाई धर्मगुरु को आगे कर दिया और खुद पता नहीं किधर गायब हो गए, पीछे से निकल गए। ये कौन-सी बहादुरी है, ये कौन-सा मार्शल आप देखो 1703 में हमारे साहबजादे शहीद किए, छोटे-छोटे नवाब थे, वो बड़े नवाब नहीं बिल्कुल। थे वो, है ना? वो बहुत बड़ी वो तोप नहीं थे। तो वो शहीद हुए हैं, पंजाब में सन्नाटा हो गया। एक बंदे ने 6 साल तक एक बंदे को उँगली तक नहीं लगी कि चूंटी काटते हैं ना किसी मुगल को, नवाब को, सिपाही को, सूबेदार को चूंटी तक नहीं काटी गई। ऐसा कोई रिकॉर्ड वाह! मौजूद नहीं है। 6 साल तक
आज चाहे ये ट्रैक्टर लेके सरसा नदी पे निकालते हैं और याद करते हैं वो दिन के जब क्या-क्या हुआ था, लेकिन उस टाइम कहाँ थे मैं ये पूछता हूँ तो कि 6 6 साल साल के नहीं बाद हुए। भी बाबा बंदा बहादुर आपको हाँ, आकर वो ना आपके आता लिए तो लड़ रहा खत्म है। था काम, वो ना आते तो हाँ, फिर 6 साल क्या 600 साल कुछ नहीं होता। और उस बाबा बंदा बहादुर के साथ आपने क्या किया मार्शल कौम? उसके बच्चे के टुकड़े करके उसके बच्चे का कलेजा खाने के लिए मजबूर किया। आपने उसके बच्चे का कलेजा पकाया, आपने उसको धोखा दिया और उसके साथ जो व्यवहार किया उसके बाद पंजाब की धरती को मतलब किस नज़र से हम ये कह देते हैं कि हम वखरी कौम है। हाँ, आप वखरे हो सकते हो धोखेबाजी में। हाँ, आप वखरे हो सकते हो बाबा बंदा बहादुर के साथ जो व्यवहार आपने किया उसमें। हाँ, आप वखरे हो सकते हो कसाईपने में, लेकिन इससे ज़्यादा वखरे नहीं है। और मैं तो साक्षात नमन करता हूँ सन्नी भाई आप जैसे उन सनातनी हिंदू मेरे भाइयों को जो आज भी पंजाब में रह के सच को सच बोलने का जज़्बा रखते हैं, सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। और मैं मैं सही मैं मायने मैं में करेक्ट आपका कर दूँ, मैं इस वक़्त पंजाब में नहीं रहता, मैं 97 में पंजाब छोड़ दिया था। 97 में, मैं गुजरात में हूँ इस वक़्त, चलिए वडोदरा। आप जितना वक़्त भी पंजाब में रहे, आपके अंदर वो सच कहने की हिम्मत तो है। वरना तो लोग मास्क लगा मैंने यहाँ तक लोगों से कहा कि भाई मास्क लगाकर बात कर लो अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, उस दौर लेकिन में भी लोग हम ऐसे ही जीते थे, उस दौर में भी हम ऐसे ही जीते थे, मौत तो एक दिन आनी है। ये थोड़ा कि गुरुओं को धोखा दे दे, गुरुओं ने कहा सच के साथ खड़े रहो, अन्याय के बिल्कुल, खिलाफ लड़ो, तो हम लड़ते रहे हैं, चाहे हमारी जान जाए, चाहे जान रुके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और वो बुरा दौर देखा। तो आपको एक और बात बताता हूँ कि शायद आपको पूरी पता नहीं है, एक साई मियाँ मीर का नाम सुना आपने? नहीं मैंने नहीं सुना। ये कहा जाता है कि श्री हरिमंदिर साहब की नींव साई मियाँ मीर ने रखी है। हाँ, ये साईं मुस्लिम मियाँ फ़कीर मीर थे, का सुना है। साईं मुस्लिम मियाँ फ़कीर मीर थे। का सुना है। हाँ, हाँ, मुस्लिम फ़कीर थे। ये हुँ, एक टोटली एक ना झूठी कहानी हाँ, गढ़ी गई है। हाँ, हमारे गुरुओं को फीका दिखाने के लिए और मुसलमानों बिल्कुल। से अपने आप को जोड़ने के लिए। ये सबसे पहले पता चला 1858 में गुल हिकमत यार करके कोई मुस्लिम है राइटर, उसने अपनी बुक में लिखा अड़ी 260 साल के बाद। ना तो 260 साल किसी ने हमारे गुरु साहब ने लिखा कि उससे मैंने लिखवाई है। कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद है सिख इतिहास में या गुरु को इतिहास में। ना तो साईं मियां मीर के खुद के कभी रिकॉर्ड मौजूद है। ना उस टाइम पे मुगलों का, नवाबों का कोई ऐसा रिकॉर्ड, ना कोई और किसी ने लिखा। 260 साल बाद कोई कहता है और हम सब लोग मान लेते हैं। ये हमारा मार्शल कौमों का काम है कि जो नहीं है उसको भी सच बना दिया ज़बरदस्ती के पकड़ के। बहुत सारी कहानी है आपको मैं बताऊँगा तो फिर आप एक आपने सुना पहाड़ी राजाओं ने धोखा दिया था ऐसा बताते हैं नहीं दिया पहाड़ी पहाड़ी राजाओं ने कभी धोखा। पहाड़ी राजा नहीं, सच्चे पहाड़ी राजाओं ने हिंदू थे। ऐसा नहीं मैं कहता, वो मुगलों के तहत थे उस टाइम, पूरा देश मुगलों के तहत था। तो पहाड़ी राजा भी मुगलों के तहत थे। जैसे पंजाब में नवाब थे ना पहाड़ी तो फिर भी समझदार निकले, उन्होंने अपनी प्रजा बचा ली, खुद बन गए शासक, हिंदू। और मुगलों के साथ औरंगजेब को जो पैसा देना तू लेता रहे, हम अपने लोगों को कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो आज हिमाचल में बिल्कुल, चले जाओ आपको मुसलमान नहीं मिलता। नहीं मिलता। हमारे तो टोटली काम मार्शल हो गया था। हमारे तो नवाब बैठे थे, सुपर डुपर नवाब, खतरनाक नवाब। मतलब अपने हमारा खुद का राजा भी नहीं, नवाब आके बैठ गए। तो नवाबों ने फिर जो काम किया है, जो खेल खेला वो सबके पता कि हम उनको बोलते हैं पहाड़ी राजा थे वो, क्योंकि वो मुगलों के तहत थे, नेचुरली वो मुगलों की सपोर्ट करेंगे। पर आप लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, फिर मुगलों की सपोर्ट करते हैं, उनको पहाड़ी राजा बोलते हैं। आज आज पहाड़ी राजा कौन है? पता है? आज पहाड़ी राजा सुक्खू है। हाँ, नेचुरली आपको पता है कांग्रेस एक मुगलों बिल्कुल, को सपोर्ट करती है। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। ये सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कांग्रेस सिर्फ एक पंजाब में मजबूत है, आपको नॉर्थ वेस्ट कहीं भी चले जाओ सिर्फ एक ही स्टेट में पता, मिलती है पंजाब में कांग्रेस, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुगलों की आज पार्टी है। तो खुद ही आप मुगलों से मिले हुए हो, आपके पूर्वज भी मिले हुए होंगे और जो मुगलों से लड़ता है, उससे ये नफ़रत करते हैं बंदा बहादुर से मतलब आरएसएस से। और तो इसी वजह वही से तो तो इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के वंशजों के साथ जो व्यवहार इन लोगों ने किया, वो इसी चीज़ का तो बदला था कि उन्होंने क्या व्यवहार किया था इन मुगल ताकतों के साथ में, उन्होंने क्या हुँ, व्यवहार किया था इन आक्रांताओं के साथ में। सन्नी भाई आज का आपने इतना महत्वपूर्ण अपना वक़्त जी, हमें दिया, दैनिक अंगारा पर आप आए। मैं सही में तहे दिल से आपका धन्यवादी हूँ और अगले बहुत-बहुत, अंक में बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद। आपके साथ अच्छा अगले अंक में फिर से हम आपके साथ बात करेंगे पंजाब के भविष्य के बारे में। क्योंकि अगर पंजाब का जितना भी बच्चा है वो सारे का सारा विदेश में जाके मज़दूर ही बन गया, तो फिर पंजाब को पंजाब कौन बनाएगा? कौन पंजाब बनाए? के लिए काम कौन करेगा? ये हमारा अगली हमारे बार का
हमारे विषय रहेगा। थैंक यू, तो मेरे धन्यवाद। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये सारी की सारी बातें पसंद आई हो, तो इस बात की चर्चा कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस बात को मूल धारा में और मूल चर्चा में नहीं लेकर आएँगे, तब तक हमें इन बातों का पता नहीं लगेगा और इस धरती के ऊपर, हिंद की धरती के ऊपर पैदा हुआ हर इंसान मार्शल है, हर कोई मार्शल है, जिसने भी एक बहुत बड़ा भाग्य चाहिए इस हिंद की धरती पर पैदा होने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जाति खास तौर पर मार्शल है, नहीं भाई, वो अंग्रेजों की बनाई हुई पदवियाँ थी कि जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसे मार्शल बना देंगे। नहीं, वो लोग असली मार्शल थे जो लोग अंग्रेजों के लिए नहीं लड़े, वो लोग हुँ, असली योद्धा थे। तो मैं आप सब दर्शकों के विवेक के ऊपर ये सवाल छोड़ता हूँ कि आप किसको मार्शल मानते हैं? और अगर आपका मन में कोई सवाल हो सन्नी भाई को लेकर या मेरे को लेकर या दैनिक अंगारा को बिल्कुल लेकर, तो आप पूछिए। नीचे वो कमेंट में तो हमें वो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी सन्नी भाई के साथ ही, सन्नी भाई जैसे बेबाक और निडर इंसान के साथ जुड़कर दैनिक अंगारा जो है, वो स्वयं को अभिभूत समझ रहा है हुँ, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सन्नी भाई हम। तो आप सब दर्शकों से बहुत जल्दी एक नए अंक और एक नए विषय को लेकर हम सब फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राम-राम।